This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of design and analysis of algorithm, we have to go for part 3 of Quicksort. So in earlier classes, we have already studied part 1 and part 2 for this particular topic. In part 1, we have studied stepwise illustration of partition procedure. In part 2, we have studied how to apply Quicksort on a given array, and for that we have studied the entire mechanism stepwise. And now in today's class, that is regarding the part 3 of Quicksort, we have to go for analysis of Quicksort. So as we have studied earlier, क्विकसॉर्ट के लिए फंक्शन कॉल जो था वो था क्विकसॉर्ट एपीआर, और क्विकसॉर्ट एपीआर में सबसे पहले हम चेक करते थे कि हमारा अरे सिंगल साइज का या मल्टीपल साइज का है। तो अगर हमारा अरे मल्टीपल साइज का है, इसका मतलब p लेस देन r, ये कंडीशन ट्रू होता था, और तब पार्टीशन प्रोसीजर को हम कॉल करते थे। तो पार्टीशन प्रोसीजर के दो काम थे, एक तो डिवाइड करना आपके अरे को दो पार्ट में, पाइवोट से छोटे एलिमेंट लेफ्ट से बड़े में और पाइवोट से बड़े एलिमेंट राइट से बड़े में, और पाइवोट को उसके करेक्ट पोजीशन पे लेके जाना। दिस वाज कॉल्ड एज द कॉन्कर फेज। एंड आफ्टर दैट जो लेफ्ट से बड़े और राइट से बड़े हमने बनाए हैं, लेफ्ट से बड़े जो रहता था दैट वाज फ्रॉम p टू q माइनस 1, और राइट से बड़े जो होता था दैट वाज फ्रॉम q प्लस 1 टू r। ये दोनों सब पार्ट पे हम क्विकसॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल करते थे। तो दिस वाज द pseudocode regarding the quicksort. And then we have already studied in part 1 the partition procedures. तो पार्टीशन प्रोसीजर का फंक्शन कॉल था पार्टीशन एपीआर, और पार्टीशन एपीआर को हमने एब्रिविएट किया था कि ये पर्टिकुलर पार्टीशन प्रोसीजर 3 स्टेप में वर्क करता था। फर्स्ट स्टेप में हम पाइवोट को फाइंड आउट करते थे। तो पाइवोट वाज द लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे, जिसको हमने x बोला है, तो x विल बी इक्वल्स टू e ऑफ r, और आई पॉइंटर सेट करते थे। तो आई पॉइंटर वाज इनिशियलाइज एट p minus 1. तो दिस वाज द स्टेप 1, फाइंड आउट द पाइवोट एंड सेट द पॉइंटर r। और सेकंड स्टेप जो था वो था हमारा इटरेशन, और इटरेशन हम अप्लाई करते थे फर्स्ट एलिमेंट से लेके अरे के सेकंड लास्ट एलिमेंट तक, और हर इटरेशन में हमें एक ही काम करना था, करंट वाला एलिमेंट दैट इज ऑफ j इज लेस देन पाइवोट और नॉट। तो अगर करंट वाला एलिमेंट पाइवोट से अगर छोटा है तो हमें दो काम करने थे। सबसे पहले तो आई पॉइंटर को एक से बढ़ाना था, एंड आफ्टर दैट e ऑफ i और e ऑफ j दोनों को एक्सचेंज करना था। एंड एट द एंड व्हाट वी हैव टू डू, we have to exchange e of i plus 1 with pivot, that is e of i, and finally हम रिटर्न करते थे i plus 1। तो i plus 1 जो वैल्यू होती थी वो वैल्यू होती थी उस पर्टिकुलर पाइवोट के लिए करेक्ट पोजीशन, यानी व्हाट विल बी द करेक्ट इंडेक्स इन ऑर्डर टू स्टोर दैट पर्टिकुलर पाइवोट। दिस वाज द आउटपुट ऑफ अ पार्टीशन प्रोसीजर। तो ये पार्टीशन प्रोसीजर का स्टेप वाइज इलस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में स्टडी किया है। आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप प्लीज पार्ट 1 का वीडियो रेफर कीजिएगा। And now in today's class, we have to go for analysis of quicksort. तो particularly quicksort को analyze करते वक्त हम यहाँ पे 3 पार्ट में analyze करेंगे, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ quicksort फॉर बेस्ट केस। तो बेस्ट केस एग्जैक्टली क्या होगा? तो बेस्ट केस का मतलब है whenever partitioning will be there, तो partitioning stage divides the array into exact 2 parts। तो जैसे कि हमने स्टडी किया था कि पार्टीशन प्रोसीजर एग्जैक्टली हमारे पाइवोट के बेसिस पे हमारे अरे को डिवाइड करता था। तो अभी पाइवोट कैसा होना चाहिए? तो पाइवोट का पोजीशन शायद अगर ऐसा है कि जिस वजह से हमारा अरे एग्जैक्टली 2 पार्ट में बट रहा है, जितने एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है उतने एलिमेंट अगर राइट हैंड साइड में है, इस तरह की अगर सिचुएशन अगर होती तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बेस्ट केस ऑफ क्विकसॉर्ट। तो जनरली बेस्ट केस ऑफ क्विकसॉर्ट के लिए हमेशा हमारा अरे जो रहेगा वो पार्टीशन के हिसाब से एग्जैक्टली 2 पार्ट में, सेम 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। और सेम 2 पार्ट में अगर बढ़ता है तो हमारे पास n साइज का अगर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो n साइज के सिंगल प्रॉब्लम को अभी हम 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, और दोनों सब प्रॉब्लम का साइज जो रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू n/2। तो हियर यू कैन सी, अगर हम रिकर्सिव रिलेशन अगर डिजाइन करते हैं तो रिकर्सिव रिलेशन विल बी t of n विल बी इक्वल्स टू twice t n/2 plus theta of n। और ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि गिवन रिकरेंस जो है वो है n साइज का सिंगल हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया है, और इस सिंगल प्रॉब्लम को हमने 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, दैट्स व्हाई द टर्म 2 इज देयर। और ट्वाइस t इनपुट साइज क्या है, 50% से रिड्यूस हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई t of n विल बी इक्वल टू twice t n/2। इस तरह का ये इक्वेशन बन रहा है। आफ्टर दैट थीटा ऑफ n,
तो ट्वाइस टी एन बाई टू ये डिवाइड थ्री की वजह से आ रहा है। और जब कभी हम कॉन्कर करेंगे तो कॉन्कर करते वक्त हमारे पास अगर अरे एन एलिमेंट का दिया हुआ है तो एट द एंड देयर विल बी द एन पाइवोट्स। और कॉन्कर फेज में क्या करते हैं, सिंपली हम पाइवोट्स को कलेक्ट करते हैं। तो पाइवोट्स को कलेक्ट करने के लिए जितने पाइवोट्स रहेंगे उतना हमको टाइम लगने वाला है। तो पाइवोट्स हमारे पास n रहेंगे, इसलिए n पाइवोट्स को कलेक्ट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा दैट विल बी द थीटा ऑफ n। एंड दैट्स व्हाई अगर हम क्विक सॉर्ट के लिए रिकर्सिव रिलेशन देखते हैं तो रिकर्सिव रिलेशन विल बी t of n is equals to twice t n by 2 plus theta of n if number of input is greater than 1। और अगर सिंगल एलिमेंट अगर आपके पास दिया है तो सिंगल एलिमेंट वाले अरे को डिवाइड करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। So that's why its complexity will be the constant value. Therefore, if n will be equals to 1, then t of n will be equals to theta of 1। इस तरह का एक constant value हमारे पास रहेगा। तो फाइनली क्विकसॉर्ट के लिए बेस्ट केस के लिए अगर हम रिकर्सिव रिलेशन डिराइव करते हैं तो रिकर्सिव रिलेशन रहेगा t of n is equals to twice t n by 2 plus theta of n। And now what we have to do? We have to call this particular recurrence relation as equation 1। और इस इक्वेशन 1 को अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब केयरफुली इस रिकर्सिव रिलेशन को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये लॉगरिथमिक रिकरेंस दिख रहा है। t of n is equals to twice t n by 2 plus theta of n लॉगरिथमिक रिकरेंस है। एंड दैट्स व्हाई नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर रिकरेंस बाय मास्टर थ्योरम। तो भी मास्टर थ्योरम से इस रिकरेंस को सॉल्व करेंगे। तो मास्टर थ्योरम से रिकरेंस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो किसी भी लॉगरिथमिक रिकरेंस को अगर मास्टर थ्योरम से आपको सॉल्व करना है तो टोटल 3 स्टेप्स होती है। पहला स्टेप तो ये है कि गिवन रिकरेंस को जनरल फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस के साथ कंपेयर करेंगे और ए बी और एफ ऑफ एन के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। दिस इज व्हाट स्टेप 1। और जैसे ए बी और एफ ऑफ एन हमको मिल जाएंगे फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जनरली जो होता है दैट इज n रेज़ टू द पावर log into the base b, जबकि राइट हैंड साइड जो रहेगा वो एफ ऑफ एन। और दोनों के वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अभी स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 में केस 1, केस 2 और केस 3 में से मास्टर थ्योरम का कौन सा केस एप्लीकेबल रहेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू कंप्यूट द कॉम्प्लेक्सिटी। तो इन्हीं तीनों स्टेप्स को वन बाय वन देखेंगे। तो हियर वी हैव स्टेप 1, आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एफ ऑफ एन। तो व्हाट वी हैव टू डू, गिवन रिकरेंस कौन सा है वो हम देख लेंगे। तो गिवन रिकरेंस जो है वो है t of n is equals to twice t n by 2 plus theta of n। And now we have to compare this given recurrence with general format of logarithmic recurrence। तो logarithmic recurrence का general format जो है that is t of n is equals to a t n by b plus f of n। दोनों recurrence को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो a की वैल्यू आपको मिल रही 2, b की वैल्यू आपको मिल रही 2 और f of n का वैल्यू मिल रहा है theta of n that is nothing but n। And that's why here we have a equals to 2, b equals to 2 and f of n is equals to n। अब ये रिकरेंस वाकई में लॉगरिथमिक रिकरेंस है क्या, तो वाकई में लॉगरिथमिक रिकरेंस होने के लिए ये की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, हमारे पास 2 है परमिसिबल। एंड b की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, हमारे पास 2 है, दैट इज आल्सो परमिसिबल। दैट्स व्हाई गिवन रिकरेंस जो है ये लॉगरिथमिक रिकरेंस है और इस लॉगरिथमिक रिकरेंस को मास्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर वी हैव टू गो टू स्टेप 2। तो भी हमारे पास है स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, n raised to the power log into the base b। तो n raised to the power log into the base b जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू कितना है दैट इज आल्सो 2। तो नाउ वी हैव टू कंप्यूट log 2 to the base 2 और log 2 the base 2 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो रहेगा दैट विल बी n raised to the power 1 दैट इज नथिंग बट। नाउ वी हैव टू गो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या रहेगा, तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू f of n। और जब हम f of n कैलकुलेट करेंगे तो हमारे गिवन रिकरेंस को चेक करेंगे। तो गिवन रिकरेंस क्या था, गिवन रिकरेंस था t of n is equals to twice t n by 2 plus theta of n। यानी f of n कितना है आप देख सकते हैं, f of n जो है आपका f of n का वैल्यू है यहाँ पे n। तो हियर एज वी हैव f of n is equals to n, इसलिए f of n का वैल्यू हम पुट अप करेंगे n। तो अभी राइट हैंड साइड का वैल्यू भी मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैलकुलेट हुए और दोनों साइड का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। Now we have to go to step 3. So here we have step 3. Step 3 says identify the case from case 1, case 2 and case 3 and then compute the complexity। अब case 1, case 2 और case 3 में से कौन सा केस एप्लीकेबल है ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से बड़ा कौन है वो आपको चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना मिला आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड मिला है आपको ये।
राइट हैंड साइड कितना मिला, तो राइट हैंड साइड मिला है आपको। तो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है तो कौन सा केस एप्लीकेबल रहेगा, तो वी हैव टू रेफर सिंपलीफाइड मास्टर थ्योरम। तो अभी जाते हैं सिंपलीफाइड मास्टर थ्योरम के लिए। सिंपलीफाइड मास्टर थ्योरम सेज दैट इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देन केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल। अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड तब केस 1 एप्लीकेबल होएगा, और अगर राइट हैंड साइड बड़ा है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड एंड रेगुलरिटी कंडीशन इज ट्रू तब केस 3 एप्लीकेबल रहेगा। बट फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम विल बी एप्लीकेबल एंड कॉम्प्लेक्सिटी विल बी गिवन बाय थीटा ऑफ LHS इनटू log n। तो यही चीजें हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते वक्त केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल एज वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड and therefore T of n will be equal to theta of LHS into log n। अब LHS लो या RHS लो क्योंकि दोनों वैल्यू आपकी सेम ही है, इसलिए LHS की वैल्यू अगर हम पुट अप करते तो LHS का वैल्यू कितना है n, therefore LHS will be equal to n। तो टोटल टर्म क्या बन जाएगा, T of n will be equal to theta of n log n। तो दिस इज व्हाट द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर अ क्विकसॉर्ट, गेटिंग इट। तो हमने बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले रिकर्सिव रिलेशन डिजाइन किया, और फिर उस रिकर्सिव रिलेशन को मास्टर थ्योरम से सॉल्व किया, और बाय एप्लीकेशन ऑफ केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम हमने कंप्यूट किया कि फॉर क्विकसॉर्ट बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ n log n। तो log n का मतलब log 2 ऑफ n है, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि t of n will be equal to the theta of n log n। This is what a best case complexity। Now we have to go for the complexity regarding the worst case। तो क्विकसॉर्ट के लिए वर्स्ट केस क्या होगा, तो क्विकसॉर्ट के लिए वर्स्ट केस होगा इफ अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है कि क्विकसॉर्ट के लिए जब हम ऑलरेडी सॉर्टेड अरे अगर इनपुट कराएंगे तो ऑलरेडी सॉर्टेड अरे क्विकसॉर्ट के लिए वर्स्ट केस साबित होता है। कैसे, ये हम समझ लेते हैं। तो फॉर दैट वी हैव टेकन वन एग्जांपल कि हमने एक अरे लिया है और अरे है हमारा ये, तो अरे ए का साइज जो है दैट इज फ्रॉम 1 to n। मान के चलो कि ये पर्टिकुलर अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। ऑलरेडी सॉर्टेड अरे अगर है और सॉर्टेड अरे में भी हम कंसीडर करते हैं कि ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सबसे पहले आएगा और लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे एंड में जाएगा। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इस एंटायर अरे के लिए हम क्विकसॉर्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये एंटायर अरे के लिए जब कभी भी हम क्विकसॉर्ट अप्लाई करेंगे तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, ये एंटायर अरे के लिए क्विकसॉर्ट अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे हमारे अरे सिंगल साइज का या मल्टीपल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा अरे मल्टीपल एलिमेंट्स का है, तो मल्टीपल एलिमेंट का जब होगा तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने का काम कौन करेगा, पार्टीशन प्रोसीजर। तो अभी यहाँ पे पार्टीशन प्रोसीजर जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा अजम्पशन क्या था कि पाइवोट हम हमारे लास्ट वाले वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो हमारा लास्ट वाला वैल्यू अगर पाइवोट है तो लास्ट वाला वैल्यू अगर पाइवोट होगा तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, इस पर्टिकुलर पाइवोट के हिसाब से हमारा अरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में वो सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो लेस देन पाइवोट है, और राइट हैंड साइड में वो सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो ग्रेटर देन पाइवोट है। अब ऑलरेडी पाइवोट वाला ही एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट अगर है तो राइट हैंड साइड वाले समरे में कुछ जाएगा ही, सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे और पाइवोट अकेला राइट हैंड साइड में जाएगा। आई मीन टू से दैट there will be nothing on the right hand side of the pivot, getting it। तो ये तो हो गया फर्स्ट पाइवोट के साथ, एंड दैट्स व्हाई अगर हमारा गिवन अरे ए इस तरीके से करता तो फर्स्ट टाइम पार्टीशन अप्लाई करने के बाद n-1 एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे और अकेला पाइवोट राइट हैंड साइड में जाएगा, जबकि इस पाइवोट के राइट हैंड साइड वाला जो सब अरे रहेगा वो रहेगा ही, गेटिंग इट। आफ्टर दैट आगे चल के अगर हम रिमेनिंग वाला जो हमारा अरे है हम सारे फिर से अगर हम पार्टीशन अप्लाई करते हैं तो लास्ट वाला एलिमेंट है ना n-1 वाला एलिमेंट, n-1 इंडेक्स पे का जो एलिमेंट रहेगा दैट विल बी द पाइवोट, और ये लास्ट ये पर्टिकुलर एलिमेंट लार्जेस्ट एलिमेंट होने की वजह से इसके राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट जाएगा ही, तो रिमेनिंग n-2 एलिमेंट जो रहेंगे वो सारे के सारे पाइवोट के लेफ्ट हैंड साइड वाले अरे में रहेंगे, इसलिए सिचुएशन इस तरह से रहेगा। तो अगर ऑलरेडी सॉर्टेड अरे हम क्विकसॉर्ट को एज ए इनपुट करके अगर प्रोवाइड करते हैं, पार्टीशन प्रोसीजर अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये पार्टीशन प्रोसीजर का काम बिल्कुल सलाद बनाने की तरह रहेगा। जैसे कि सलाद जब हम बनाते तो सलाद बनाते वक्त गाजर, मूला या ककड़ी अगर हम लेते तो उसको एक साइड से चॉप करके लाते हैं, एक साइड से हम स्लाइस निकाल के लाते हैं। ऑन द सिमिलर मैनर हम यहाँ पे अरे को राइट हैंड साइड से स्लाइस बनाते लेके जा रहे हैं, और राइट हैंड साइड से स्लाइस बनाते वक्त ओनली सिंगल एलिमेंट ही हमारे बाहर निकल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्लाइस।
and this particular case will be treated as a worst case for a quicksort. अब इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी अगर एनालाइज करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते वक्त हमारा गिवन अरे जो रहेगा, कि गिवन अरे का हमको बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। तो गिवन अरे का बिहेवियर क्या रहेगा, तो यहाँ है कि if given array is already sorted then partition procedure will split the array of lengths n, n-1, n-2 up to 2। तो अभी यही सिनेरियो हमने यहाँ पे स्टडी किया। पहले n साइज का अरे था, उसके बाद n-1 साइज का बना, उसके बाद n-2 का बनेगा, और एक कंप्लीट सिनेरियो तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका सेकंड लास्ट एलिमेंट नहीं आ जाता। गेटिंग इट? एंड देयरफॉर इस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए अगर हम रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो नाउ रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी गिवन बाय T of n is equals to summation of all, that is n plus n-1 plus n-2 and up to 2। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जनरलाइज टर्म इसके लिए होता है T of n will be equals to n-1 plus n plus 2 whole divided by 2, n-1 into n plus 2 whole divided by 2। इस पूरी टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 1/2, that is nothing but 0.5 n square plus n minus 2। If you are not getting, simply pause the video और ये वीडियो पॉज करके इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, definitely you will get the equation। And now what we got the complexity by one polynomial, and polynomial is given by 0.5 into n square plus n minus of 2। And now what we have to do, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की अभी हमें कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना है तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हो उस पॉलिनोमियल में की n की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है वो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो n की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, तो n की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म जो है वो है यहाँ पे n स्क्वायर। वैसे तीन टर्म्स है, एक है n⁻⁴ जिसका मल्टीप्लायर है -2, दूसरा है n⁻⁴ और तीसरा है n⁻²। तो n⁻² वाला टर्म सबसे हाईएस्ट है, इसलिए इसकी कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी दैट विल बी गिवन बाय n स्क्वायर। And therefore, as we have highest degree of n in equation H2, therefore asymptotically अगर हम इस complexity को लिखना चाहे तो complexity होगी T of n will be equal to theta of the term in a polynomial which is the highest degree of n। ऐसी term कौन सी है, n square। Therefore T of n will be equal to the theta of n square। तो यहाँ देख सकते हैं आप worst case complexity of quicksort is theta of n square, और हमने already analyze किया था best case complexity of quicksort is theta of n log n। Now what will be the average case complexity? So if we are going for the average case complexity, तो average case complexity जो रहेगी वो कहीं ना कहीं in between best case complexity और worst case complexity के बीच की कोई वैल्यू नहीं। तो average case complexity आपकी हो सकती है in between n log n and n square। बट asymptotically अगर कहा जाए तो asymptotically average case complexity of quicksort is nothing but best case complexity of quicksort, and that's why computationally इस चीज को प्रूव किया गया है कि quicksort की average case complexity जो रहेगी that will be 1/2 n log n, and that's why if we are going for complete analysis and comparison so we will get this chart। So if we are going for analysis of quicksort, the best case complexity for quicksort will be given by T of n, that is theta n log n, and how we have computed it, it is computed on the basis of recursive relation। recursive relation क्या था, T of n is equals to twice T n/2 plus theta of n। सेम रिकर्सिव रिलेशन हमारा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए होता है, इसलिए एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हम कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी असिम्प्टोटिक नोटेशन में अगर डिराइव करते हैं तो फॉर एवरेज केस आल्सो वी आर गेटिंग इट एज T of n will be equals to theta of n log n। जबकि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अगर जाते हैं तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो आपको इतना ही याद रखना है, क्विकसॉर्ट का बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एंड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगा दैट विल बी थीटा ऑफ n log n, और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगा दैट इज अबाउट द थीटा ऑफ n स्क्वायर। So this is all about the computational complexity of quicksort। Thank you।